हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा उत्तर मुगल काल का। अब देखिए, आप इस टॉपिक को आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ सकते हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड है या शासन काल जितना भी रहा वो रहा 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। अब देखिए, इस बीच में कहीं ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई हो गई, 1857 का विद्रोह हो गया। तो ये सब जो है हम इसको आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। पर जो इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपको इसमें जितने भी शासक हुए उनके बारे में बताऊंगी, और जितने भी प्रीलिम्स में इससे फैक्ट्स बनते हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हर चीज़ हर एक ही टॉपिक में पढ़ना उतना संभव नहीं हो पाता। तो वो जब उनका टॉपिक आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में सिर्फ शासक के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या काम किए, उनसे जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो सब इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, अगर मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष की बात की जाए तो वो होता है शुरू अकबर के शासनकाल में। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है। अगर मुगल साम्राज्य का संस्थापक की बात करी जाए तो निसंदेह आपका आंसर जो होगा वो बाबर होगा। पर अगर वहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए अकबर। तो देखिए, एक शब्द की जो होती है क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, मतलब मिस्टेक ना कहूँ मैं, अगर ये होता है कि एक शब्द को इंक्लूड कर दिया जाता है वहाँ पर, तो आपका जो आंसर होता है बस वो एक शब्द से चेंज हो जाता है। तो बस यही होता है एग्ज़ाम में, जो स्टैटिक जीके होती है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो इनमें जो है क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम टाइम पर, जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं उस समय ईजी ही लगेगा पेपर। पर अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो वहीं अगर मुगल वंश के उत्कर्ष की बात की जाए तो अकबर के शासनकाल में होता है, क्योंकि बाबर का जो शासनकाल होता है वो सिर्फ 1526 से 1530 तक होता है। तो ज़्यादा समय तक नहीं होता, वो उतना साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाता। जितनी भी प्रशासन नीतियाँ होती हैं वो सिर्फ नहीं हो पाती, अच्छी नहीं हो पाती। उसके बाद हुमायूं का शासन काल आता है। तो हुमायूं के शासन में तो आपको पता है कि बीच में हुमायूं का जो जीवन रहा वो निष्कासित रहा। बीच में शेर शाह का जो अधिकार होता है वो दिल्ली आगरा के सारे क्षेत्र पर हो जाता है। तो इस तरह से हुमायूं भी जो है मुगल वंश को उत्कर्ष की राह पर नहीं पहुंचा पाया, है ना। और मूल्यांकन कैसे किया है इतिहासकारों ने हुमायूं का, कि वो हमेशा ही अपने शासनकाल में लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो आपको अगर याद होगा तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो दीनपना की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। तो इतिहासकारों ने भी हुमायूं का इसी तरह से मूल्यांकन किया हुआ है। तो वहीं मैंने इसी तरह से एक कर्म में आपको सारे मुगल शासक पढ़ाए, अंत में जो मुगल शासक पढ़ाया वो औरंगजेब था। तो बस औरंगजेब के ही उत्तराधिकारी जो हैं वो उत्तर मुगल काल में हम पढ़ेंगे। तो बस यहीं से ही जो है उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है। अब होती क्या है कि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो एक अयोग्य उत्तवर्ती थे, कमजोर प्रशासनिक नीतियां थी, बदलते राजनीतिक परिदृश्य थे। तो बस ये इन्हीं सभी का परिणाम था, जिससे कि मुगल साम्राज्य या मुगल वंश धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर था। होता यह है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके 3 जो पुत्र थे, मुअज्जम यानी कि जिसको आगे चल के हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानेंगे, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह जो होता है यानी कि मुअज्जम वो विजयी रहता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मुअज्जम था वो काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का था और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। अब जून 1707 में क्या होता है कि जाजऊ नामक एक स्थान है जो कि आगरा के पास है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा आपको कि जाजऊ कहाँ पर स्थित है, कई बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्लासी का मैदान कहाँ है, बक्सर का मैदान कहाँ है। तो इस तरह से जो भी आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, इनको हमेशा देखा कीजिए कि ये जगह जो है वो कहाँ स्थित है। क्योंकि आपको बुक अगर आप पढ़ेंगे, कोई सी बुक पढ़ ले, तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये कहाँ पर स्थित है। इतना डिटेल में कोई राइटर नहीं लिखता।
ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बुक नहीं पढ़नी होती, थोड़ा सा मटेरियल कहीं और से आपको देखना होता है, अपने आप थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है इन चीज़ों पे, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार किया कीजिए। तो देखिए जजाओ का जो युद्ध होता है वो 1707 में होता है, जिसमें मुअज्जम की सेना आजम को पराजित कर देती है और मुगल सिंहासन पर कौन बैठ जाता है? मुअज्जम। उसके बाद जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये कौन सी उपाधि धारण करके बैठता है? बहादुर शाह प्रथम की, ठीक है। सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 ईस्वी में बहादुर शाह ने अपने तीसरे भाई कामबख्श को बीजापुर के निकट पराजित कर दिया। तो देखिए दोनों भाइयों को पराजित कर दिया। गद्दी पर कौन बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज्जम, ठीक है। अब देखिए एक दृष्टि में आप इन 11-12 शासकों के नाम देख लीजिए, किसका शासन किसके जो है किस काल तक रहता है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी, इसे शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर शाह 1712 से 1713 ईस्वी, इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ये इनकी उपाधियां हैं, ठीक है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है रफ़ी उद दरजात, जो कि सिर्फ फरवरी से जून 1719 तक रहता है। उसके बाद रफ़ी उद दौला, जो कि जून से सितंबर 1719 तक रहता है। ये दोनों जो हैं थोड़े थोड़े से महीनों तक जो है गद्दी पर रहते हैं। उसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरम में ज़्यादा टाइम बिताता था, तो इसलिए इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। और इसका जो शासन रहता है वो 1719 से 1748 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी। उसके बाद शाहजहाँ तृतीय, ये भी बहुत कम समय तक गद्दी पर बैठता है, 1758 से 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1800 ईस्वी, 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक। और लास्ट मुगल शासक की बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी। और इसको जफ़र नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जफ़र नाम से शायरी और कविताएं लिखा करता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफ़र इस तरह से भी लिखा जाता है इसका नाम, और बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, इसको कर्म में कैसे आप याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इन तीनों को याद करना है एक साथ, बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार। मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखिए ट्रिक्स जो होती हैं वो काफ़ी समय तक आप याद नहीं रख सकते। बस कोशिश ये कीजिए कि हमेशा आप चीज़ों को रिवाइज करते चली जाइए, क्योंकि देखिए जो है ट्रिक्स आप कितनी चीज़ों की बनाएंगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए। हिस्ट्री थोड़ी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, ठीक है। तो हर चीज़ में अगर आप ट्रिक्स बनाने लगे तो नहीं याद रह पाएगा, कुछ समय तक याद रख पाएंगे आप, उसके बाद याद नहीं रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा चीज़ों को याद करते हुए रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इन दोनों को एक साथ याद करना है। फिर आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों को एक साथ याद करना है। शाहजहाँ तृतीय को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं और प्रीलिम्स में इससे कोई फैक्ट भी नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट के आपको कौन से याद करने हैं? अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो देखिए लास्ट के चार तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आशा अकबर की, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, इन सब में द्वितीय लगा है, ठीक है। और आशा अकबर के इसको याद रखना है। शुरू के तीन एक साथ याद करिए, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला को एक साथ याद कीजिए, मोहम्मद शाह, अहमद शाह को एक साथ याद कीजिए, और लास्ट के चार को एक साथ याद कीजिए। 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा श्योर, और आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद करना। अब चलिए एक एक करके इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं, जिनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम 1707 से 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, और इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसने क्या किया, बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ
मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। तो देखिए मनसब क्या होता था, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। मनसब एक ओहदा होता था, एक पद होता था जो किसी को दिया जाता था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि अच्छे संबंध बनाए, क्योंकि देखिए जहांगीर के टाइम से सिखों के साथ जो है मुगलों के संबंधों में काफ़ी कड़वाहट पैदा हो गई थी। अब आपको रीजंस पता हैं, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्यों इनके बीच में कड़वाहट पैदा हुई थी, है ना। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर था, ठीक है, नाम याद रखेंगे क्या, बंदा बहादुर। इसके नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया। अब होता क्या है कि जो बहादुर शाह प्रथम था वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला करता है, और इसी युद्ध के दौरान वो 1712 ईस्वी में जो है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा इससे बहादुर शाह प्रथम से, तो यही बनेगा कि बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वो है शाह बेखबर। बाकी आपको देखिए ये जो मैंने बताया ये जो है पता होना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ेंगे तो आगे चलकर जो और फैक्ट्स बनेंगे वो भी तो आपको इसी तरह से पता चलेंगे, नहीं तो नहीं पता चल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जहांगीर शाह, जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसका जो शासनकाल रहा वो रहा 1712 से 1713 ईस्वी तक। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह शासक बना। तो देखिए कौन था, ये बहादुर शाह का ही पुत्र था, है ना। जहांगीर शाह को ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जुल्फिकार खां का सहयोग किस मुगल शासक को प्राप्त हुआ, तो उसका आंसर होगा जहांगीर शाह को। 1713 ईस्वी में जहांगीर शाह के भतीजे फर्रुखसियार ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। तो देखिए जो फर्रुखसियार था यानी कि जहांगीर शाह का भतीजा जो था, उसने सैयद बंधुओं के साथ मिल करके इसको गद्दी से हटा दिया और इसकी हत्या करवा दी। अब कौन बनेगा शासक, फर्रुखसियार, ठीक है। फर्रुखसियार का जो शासन रहता है वो रहता है 1713 से 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियार के शासनकाल में सैयद बंधु, जो दो बंधु थे जिसका सहयोग फर्रुखसियार को मिला था, अब्दुल्ला खां जो कि जिसको फर्रुखसियार ने वजीर का पद दिया, और हुसैन अली जिसको फर्रुखसियार ने मीर बख्शी का पद दिया। तो देखिए आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि वजीर कौन होता है, तो वजीर शासक या राजा के साथ हमेशा ही रहता है, एक इम्पॉर्टेंट पद होता है। और मीर बख्शी की बात की जाए तो देखिए मीर बख्शी जो पद था वो एक ऐसा पद था जो कि हर किसी को वेतन बांटता था, चाहे वो और मंत्री हो, चाहे वो सैनिक हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो मीर बख्शी जो था वो वेतन बांटने का काम करता था। तो इन पदों पर सैयद बंधुओं को फर्रुखसियार ने नियुक्त किया। उसके बाद होता क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियार के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1717 में फर्रुखसियार ने एक फरमान मतलब एक एग्रीमेंट लेटर होता है जिसको जो अंग्रेज जो है फर्रुखसियार से प्राप्त करने में सफल हुए। और सबसे पहले फरमान की बात की जाए जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा मिला था जो है अंग्रेज को, और दूसरा फरमान जो प्राप्त हुआ था वो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, जिसको क्या कहते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। और फर्रुखसियार के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर कौन, जिसने बहादुर शाह प्रथम के टाइम पर क्या कर दी थी, बगावत कर दी थी, उसी बंदा बहादुर को क्या किया, मृत्युदंड दे दिया फर्रुखसियार ने। तो इसलिए मैंने बहादुर शाह के टाइम पर वो फैक्ट्स आपको बताए थे। अगर अभी मैं एकदम से बंदा बहादुर का नाम लेती तो आप कहते कौन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिस्क्रिप्टिव को ऐसे पढ़ना चाहिए। सैयद बंधुओं ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। अब देखिए जिन सैयद बंधुओं का साथ
या सहयोग फर्रुखसियर को मिला था, उन्हीं सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और इसको भी सिंहासन से हटाया, गद्दी से हटाया और इसकी भी क्या कर दी, हत्या करवा दी। क्योंकि ये जो सैयद बंधु थे ना, इनको षड्यंत्रकारी ही बोला जाता था, ये षड्यंत्र रचने में बहुत माहिर थे। ठीक है, इन्होंने एक एक करके सबको गद्दी से हटाया। उसके बाद इन्होंने रफ़ी उद्दरजात को गद्दी पर बिठाया, जिसका जो शासन रहता है वो बहुत ही कम समय तक रहता है, फरवरी से जून 1719 तक। और इसको काफ़ी बीमारी थी तो ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रफ़ी उद्दौला को ये सैयद बंधु क्या करते हैं, गद्दी पर बिठाते हैं। और जो ये रफ़ी उद्दौला होता है वो बहुत ही ज़्यादा अफ़ीम का सेवन करता था, आदी था अफ़ीम का, तो ये भी ज़्यादा दिन रह नहीं पाया, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, मोहम्मद शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है उत्तर मुगल काल का। तो इसका जो शासन रहता है वो रहता है 1719 से 1748 ईस्वी। अब देखिए मोहम्मद शाह का जो शासन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना, क्योंकि दो कारणों से इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसके शासनकाल में कहीं स्वतंत्र राज्य जो थे उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कहीं राज्य ऐसे थे। और दूसरी बात ये कि इसी के टाइम पर, इसी के समय पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक तेजी से हुआ। इसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, शहादत खां के नेतृत्व में अवध यानी कि लखनऊ, निजाम उल मुल्क चिनखलिज खां के नेतृत्व में चिनखलिज खां के नेतृत्व में हैदराबाद, चूड़ामन व बदन सिंह के नेतृत्व में भरतपुर ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद शाह के टाइम पर या उत्तर मुगल काल के टाइम पर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुर्शिद कुली खां था वो कहाँ का नवाब था, तो आपका आंसर होना चाहिए बंगाल का। उसी तरह से अवध का नवाब कौन था, तो शहादत खां। ठीक है, हैदराबाद का नवाब कौन था, तो निजाम उल मुल्क या चिनखलिज खां। चूड़ामन व बदन सिंह कहाँ का नवाब था, तो वो था भरतपुर का। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक तरफ आपके तरफ नाम लिख दिया जाएगा, मुर्शिद कुली खां, शहादत खां, चिनखलिज खां और चूड़ामन, और एक तरफ नाम दे दिए जाएंगे बंगाल, अवध, है ना। और इनको आपको मैच करना पड़ेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन मिलान में भी पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको नाम अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कहाँ का नवाब था। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, इसका आक्रमण होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह और मुगल सेना के बीच कन्नाल 1739 में कन्नाल का एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें मुगलों की हार होती है और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह क्या करता है, नादिर शाह एक बहुत ही बड़ा काम करता है, जिससे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि नादिर शाह जो है प्रसिद्ध राज सिंहासन तख्ते ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को वापसी के समय ले जाता है। तो तख्ते ताउस वही तख्ते ताउस जिसको शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और अगर पूछा जाए कि तख्ते ताउस में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अब आपको आंसर पता होना चाहिए कौन है, तो कौन है, मोहम्मद शाह। तो ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन कैसे भी बन जाएंगे, आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर जाके अपने आंसर टिक करने हैं। उसके बाद आते हैं अहमद शाह, जिसका जो है शासन रहता है 1748 से 1754 ईस्वी। दुर्रे दुरानी युग का मोती के नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के कार्यकाल में भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किए। अब बात की जाए, अहमद शाह अब्दाली ने पूरे 7 आक्रमण भारत पर किए। उसमें से अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो किए अहमद शाह के कार्यकाल में। और सबसे पहले की बात की जाए तो वो कर दिया था उसने मोहम्मद शाह के ही टाइम पर। उसके बाद जो है शासक बनता है आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल रहता है 1754 से 1758 ईस्वी।
इसके टाइम पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना होती है, जो कि होती है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के समय जो है दिल्ली का शासक कौन था, तो वो था आलमगीर द्वितीय। तो आपको ये भी क्वेश्चन पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। शाहजहाँ तृतीय, इसका शासन इतना ज़्यादा लंबा नहीं रहता, इसलिए इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जिसका शासन काल रहता है 1759 से 1806 ईस्वी। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके समय पे देखिए, एक तो क्या होता है, एक पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, बक्सर का युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि होती है। 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ाई जो हुई, उसमें 1761 में शाह आलम द्वितीय जो है दिल्ली का शासक था। तो अगर पूछा जाए कि पानीपत के तृतीय लड़ाई में के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में हुए ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ठीक है, और जो बक्सर का युद्ध है वो एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बाद जो है सारी सत्ता जो है पलट जाती है, सारा का सारा जो है सत्ता जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद होता क्या है कि 1764 के बाद जो बक्सर का युद्ध था, इसके बाद 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो देखिए जो ट्रीटी होती है वो 2 डेट में होती है, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। तो ये जो डिटेल है ये मैं इसके ही टॉपिक में बताऊंगी, जब ये आएगा बक्सर का युद्ध जिस टॉपिक में आएगा उसी में ही डिटेल में बताया जाएगा कि संधि क्या हुई थी। एक संधि जो 12 अगस्त को हुई थी वो मुगलों के साथ हुई थी, और जो 16 अगस्त को हुई थी वो हुई थी अवध के नवाब के साथ। तो ये डिटेल में उसी में पढ़ेंगे कि क्या दिया जाता है मुगलों को, क्या देना पड़ता है ना। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इलाहाबाद की संधि के समय कौन था मुगल शासक, तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, उसके बाद अकबर द्वितीय, जिसका शासन रहता है 1806 से 1837 ईस्वी तक। अब इसके टाइम पर क्या होता है, अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो देखिए अभी मैंने बताया कि बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद होता क्या है, जो सारे के सारी सत्ता होती है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स के ही संरक्षण में, यानी कि अंग्रेजों के संरक्षण में पहला प्रथम मुगल बादशाह जो था वो कौन था, तो अकबर द्वितीय था। ठीक है, अब इसके टाइम पर एक काम क्या हुआ कि अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो कौन राम मोहन राय, जिसको आप अच्छे से किस नाम से जाना जाता है, आप जानते भी होंगे, राजा राम मोहन राय, जिसका जो समय था वो क्या कौन सा था, 1774 से 1833 तक इनका जो समय था। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो नवजागरण या पुनर्जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता भी इनको कहा जाता है। और इनके टाइम पर एक महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि 1829 में ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हैं, और उसी के ही बाद 1830 में जब इन्हें कहाँ भेजा जाता है, ब्रिटेन भेजा जाता है, तो तब जा कर के अकबर द्वितीय जो है इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित करते हैं। तो ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि राजा की उपाधि किसने दी राम मोहन राय को, तो वो दी अकबर द्वितीय ने। ठीक, अब लास्ट मुगल शासक की बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय, जिनका शासन रहता है 1837 से 1857 ईस्वी। तो इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो जफ़र के उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और होता क्या है इसके टाइम पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है 1857 की क्रांति। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कौन मुगल शासक था या कौन दिल्ली का शासक था, तो वो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1857 के संग्राम में विद्रोही का साथ देने के कारण इसे रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है मुगल वंश का या मुगल साम्राज्य का अंत हमेशा के लिए हो जाता है।
ठीक है, तो यही थे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मुगल वंश से। तो यही जो है मुगल वंश का जो टॉपिक पूरा ख़त्म होता है, उत्तर मुगल काल का भी जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है। जितने भी प्रीलिम से उत्तर मुगल काल से फैक्ट्स बनते हैं वो मैंने आपको इसमें कवर करवा दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है, अपने एमसीक्यूज़ खुद से बनाने हैं। मैं तो आपको करवाऊंगी ही बाद में, पर आपको खुद से भी एमसीक्यूज़ बनाने हैं, ठीक है। इससे ऐसा पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, आपको कितना समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमेशा अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसके बाद एमसीक्यूज़ ज़रूर बनाइए, या एमसीक्यूज़ की कोई भी बुक होगी आपके पास उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो इससे आपको आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मराठास का होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।